रामानुजन, अ जीनियस बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैथ्स इक्वल्स टू तनाव, परेशानी, रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी, मार्कशीट में कम मार्क्स और पिताजी से लेकर टीचर की मार। ज्यादातर लोगों का इससे यही रिश्ता है। पर अगर मैं आपसे कहूं, आपके आसपास की सभी चीजों में आपको मैथ्स के फॉर्मूला दिखने लगे, तो बड़ी इमारतों में, मंदिरों में, भगवान में, सब तरफ आपको फॉर्मूले दिखाई दें, तो शायद ये कठिन सवाल हल करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। पर ऐसे कुछ ही जीनियस लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। उनमें से वो एक नाम है श्रीनिवास रामानुजन, जिनकी लाइफ सिर्फ 32 वर्षों की ही रही। पर इस छोटी सी लाइफ में उन्होंने दुनिया को ऐसे फॉर्मूले दिए जिनका यूज ब्लैक होल की स्टडी के लिए भी किया जा रहा है और आगे भी कई बड़ी चीजों में किया जाएगा। इस जीनियस को समझने की कोशिश करेंगे। रामानुजन का जन्म ही ऐसे वक्त में हुआ जहां पूरा हिंदुस्तान अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा था। 1887 में एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जनता। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, बल्कि गरीबी की भी थी। और इसी गरीबी की चपेट में लिपटे एक बड़े परिवार में नन्हा मेहमान आता है, जिसे घर के लोग प्यार से रामू कहकर भी बुलाते हैं। रामू बहुत ही कम एज में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का शिकार हो जाते हैं। बहुत बीमार होने के बाद मौत एकदम दहलीज पर थी। उसके बाद भी रामानुजन बच जाते हैं। रामानुजन के फादर एक साड़ी शॉप में क्लर्क का काम करते थे। इनकी मां कोमल हाउसवाइफ थी। यह पूरा परिवार एक ब्राह्मण परिवार था। रामानुजन एक बहुत ही जिद्दी और इमोशनल बच्चे थे। अगर कुछ भी उनके हिसाब से ना मिले तो वो तांडव कर देते। वो हर कोशिश करते थे जिससे वो चीज उनकी हो जाए। जमीन पर लेट जाते और रोने लगते, जिसे देख उनकी मां का दिल हमेशा पिघल जाता और वो मान जाती। इनका घर कावेरी नदी के पास था, जो यहां के लोगों के जीने का सहारा था। और यहां के लोग घर चलाने के लिए धोबी का काम भी करते। हर सुबह कपड़े पटक कर धोते, जिसकी आवाज उनके सुबह उठने का अलार्म था। ये रिदम सुनते सुनते रामू बड़े हुए। समय के साथ ये म्यूजिक उनके अंदर बस गया। वो इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे, इसलिए उनके दोस्त बने पेड़ पौधे और नदियां, जिधर वो स्कूल के बाद खेलने जाते थे। पेड़ से जब फल नदी में गिरता तो वो भी उसके पीछे कूद जाते। उन्हें बारिश का मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। पेड़ के नीचे बैठना, और जब तक बारिश नहीं खत्म होती थी वो वहीं बैठे रहते। पर इनके अकेले रहने के काफी रीजंस थे। 1900 के आसपास स्मॉल पॉक्स एक बड़ी बीमारी बन गई थी, जिसने लोगों के घर उजाड़ दिए। लगभग 4000 लोग इसका शिकार बने। रामू जब तक 10 साल के हुए तो 15,000 लोग मारे गए। लगभग 10 में से 4 छोटे बच्चे 1 साल के होते ही मारे जाते और उनके परिवारों को हमेशा के लिए खामोशी की दलदल में छोड़ जाते थे। खुद रामू के परिवार में उनका ही छोटा भाई, जिसका नाम सदगोपाल था, जब पैदा हुआ तो घर में खुशियों की किलकारियां लाया और रामू को भी एक दोस्त मिल गया। पर 3 महीने के अंदर ही उनका भाई दुनिया छोड़कर चला गया। रामू तब सिर्फ 1.5 साल के थे। इतनी सी उम्र में यह पहला सदमा उन्हें लगा। और जब 4 साल के हुए तो ऐसे ही उनकी छोटी बहन भी पैदा होने के कुछ ही महीनों में चल बसी। छोटी सी उम्र में वो यादें एक निशान छोड़ गई उनके मन में भी और उनके चेहरे पर भी, क्योंकि रामू भी स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी से बचे थे और अब चेहरे के निशान उनके साथ जिंदगी भर रहने वाले थे। क्योंकि वो बहुत चुप रहते, किसी से कुछ भी नहीं कहते। उन्हें इतना शांत देखकर उनकी मां चिंता में पड़ गई और रामू के फादर को इसके बारे में बताया। उनके फादर रामू को अपने दोस्त के पास लेकर गए। उनके दोस्त के साथ उन्होंने अक्षर अभ्यास करना शुरू कर दिया, जो कि एक रिचुअल है जिसमें वो उन्हें हाथ से गाइड करते हुए इधर से उधर ले जाते और अलग अलग हीलिंग की टेक्निक से काम करते। ये चीजें रामू पर असर डालती गईं। इलाज से कुछ वक्त बाद उनकी चुप्पी गायब हुई। धीरे धीरे रामू ने कुछ बोलना शुरू किया। ये इंप्रूवमेंट उनकी स्टडी में भी दिखा। वो स्टडी में काफी अच्छे हो गए, जिसके रिजल्ट्स ये थे कि कल तक वो एक वर्ड नहीं बोल पाते थे और आज उन्होंने तमिल अल्फाबेट याद कर लिए। रामानुजन के सवाल हमेशा और बच्चों से काफी अलग होते थे। जैसे यहां से बादल कितना दूर है, दुनिया का पहला इंसान कौन था, और तो और
जहां एक दिन क्लास में मैथ्स टीचर पढ़ा रहे थे कि किसी को भी खुद से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1 होगा। मानो 1000 फ्रूट्स हैं और उनको 1000 लोगों में डिवाइड करो तो सबका एक ही फ्रूट मिलेगा। तब रामानुजन बोले, अगर 0 को 0 से डिवाइड किया जाए तब भी आंसर 1 होगा। अगर आप फ्रूट को किसी में भी डिवाइड नहीं करेंगे तो किसी को भी एक भी फ्रूट कैसे मिलेगा। कम उम्र में ही उनके सवालों में लॉजिक होता था। इसके अलावा उन्होंने इंग्लिश बोलना सीख लिया और जब वो 10 साल के हुए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरी कर ली थी। फिर वो अपना सारा टाइम मैथ्स को देने लगे और हुआ यूं कि मैथ्स के जीनियस बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। परिवार के हालात हमेशा से कुछ अच्छे नहीं थे और रामानुजन के बार बार और सब्जेक्ट्स में फेल होने पर यह चीजें घर में बम की तरह गिर रही थी। सभी टीचर्स भी जानते थे कि वो एक जीनियस है, पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास नहीं हैं तो आप आगे क्लास में नहीं जा सकते। फिर उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। लगभग 1903 की बात है जब निराश रामू के घर एक कॉलेज स्टूडेंट किराए पर रहने आया। उसने रामू को जीएस कार की सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स बुक दी, जिसमें मैथ्स की दुनिया के 500 सवाल और थ्योरीज लिखी थी। उस वक्त यह बुक कोई खास बुक नहीं थी, पर आगे चलकर रामू ने इसको वर्ल्ड फेमस कर दिया। हमें यह सुनने में जितना आसान लग रहा है असल में उतना है नहीं। रामू सारा टाइम अब इस किताब के साथ बिताते। उनकी सवालों से जंग जारी रहती और पेपर खत्म होने पर चौक की हेल्प से मंदिर की जमीन पर लिखते। एक सवाल पर घंटों बैठे रहते। वो एक सवाल को बार बार करते रहते जिसका फायदा आज हम सबको मिला, जैसे क्यूबिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के फॉर्मूले इसी समय में लिखे और यही नोट्स आगे जाकर यूरोपियन जर्नल ऑफ लर्नेड सोसाइटीज 19वीं सदी की शुरुआत में पब्लिश हुए। अपने फाइनेंशियल प्रेशर जिसके चलते वो घर से भागकर विशाखापट्टनम चले गए और अपना काम जारी रखा, पर उन्होंने हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज पर काम शुरू कर दिया था। फिर 1906 में वापस लौट आए। इसके बाद पचैयप्पास कॉलेज में आ गए और मद्रास यूनिवर्सिटी में जाने का गोल बना लिया, पर बिन बुलाया मेहमान आ गया जिसे हम बुखार कहते हैं। उसने उनका ऐसा साथ दिया कि वो मैथ्स को छोड़कर फिर से सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि वो मद्रास यूनिवर्सिटी में कभी एंटर नहीं हुए। टाइम टेस्टेड इंडियन साइकोथेरेपी एक ऐसा हथियार है जो इंडियन पेरेंट्स सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आपका बच्चा परेशान दिखे तो उसकी शादी करा दो। इसी का इस्तेमाल करते हुए उनकी शादी करवा दी 9 साल की जानकी से, और रामानुजन की उम्र अब तक 21 की हो गई थी। जानकी के घर में आने के बाद घर में एक और इंसान बढ़ चुका है और रामू की जिम्मेदारी भी। अब रामू घर पर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए पैसे कमाने के लिए वो मद्रास की तरफ बढ़ चले। पर उनकी बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और अपना टैलेंट दिखाने के लिए उनके पास सॉल्व किए हुए आंसर की नोटबुक ही है, जो लोगों के लिए उस वक्त तक कागज के टुकड़े थे। तो कैसे मिलेगा कोई काम उन्हें। जानकी कभी भी रामानुजन के साथ नहीं रह पाई क्योंकि रामू हमेशा अपने काम के चलते रुक नहीं पाए। रामानुजन गरीब थे और उनके पास जानकी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी जानकी उन्हें सपोर्ट करती रही। रामू पैसे की तलाश में कुछ न कुछ करते रहते। जब रामू विदेश जाने लगे तो उन्होंने जानकी को अलविदा कहने आने से मना कर दिया और कहा, तुम कुमकोषण यानी अपने घर चली जाओ, क्योंकि अगर वो आएंगी तो रामू जा नहीं पाएंगे। जानकी ने बिना किसी नाराजगी के रामानुजन की बात मान ली। एक बार ऐसा भी हुआ जब रामानुजन ने विदेश से जानकी के लिए सोने के जेवर भेजने को कहा तो जानकी ने उसका जवाब दिया, मुझे सोने की जरूरत नहीं है। एज अ मैथमेटिशियन आपके नाम का सितारा पूरी वर्ल्ड में चमके, यही मेरा सोना होगा। कई सालों तक रामू का इंतजार करती रहीं। उनके लेटर्स भी उन्हें नहीं मिल पाते क्योंकि रामू की मां वो लेटर उन तक जाने ही नहीं देती थी। लेकिन जानकी एक खुददार लेडी थी। अपने पति रामानुजन की डेथ के बाद उन्होंने अपना परिवार कपड़े सिलकर चलाया, पर वो अकेली हो गई थी। रामू और उनकी कोई औलाद नहीं थी। ये दिखाता है कि वो कितनी मजबूत इंसान थी।
मद्रास में रामानुजन ने पैसों की तलाश में दर दर की ठोकर खाई, दोस्तों के घर गए, दुकानें दर दुकानें भटके, उन्होंने खूब जूते रगड़े, पर हर बार डिग्री ना होने की वजह से कोई उन पर ट्रस्ट नहीं दिखाता था। वो खाली हाथ आगे बढ़ते जाते थे। उस वक्त किसी को नहीं मालूम था ये कुछ पुराने लिखे कागजों में वर्ल्ड रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूले लिखे हैं। शायद ये उस टाइम की बदनसीबी थी, या कहिए एक शानदार सवेरे से पहले का अंधेरा था। रामानुजन बहुत अट्रैक्टिव नहीं थे और ब्रिटिश इंडिया के इस टिप टॉप क्लास के वर्ल्ड में वो एक आम से ब्राह्मण परिवार से आए थे, जिनके हेयर स्टाइल भी उनके ट्रेडिशन के हिसाब से था। एक लंबी सी चोटी, सर के आगे से गंजा, पीली धोती, कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी और हाथ खाली, सर पर आसमान जैसे सपने, पर पैरों में पहनी सच्चाई। कुछ ऐसा हाल रामू का था। ऐसे टाइम पर उनका पूरा विश्वास भगवान पर था। भूख लगने पर मंदिर चले जाते, वहीं खा के वहीं सो जाते। मंदिर उनके लिए घर जैसा रहा हमेशा। यह सिलसिला थोड़े दिन चला और फिर उनका टैलेंट कुछ लोगों की नजरों में आया, जिसमें एक नाम था रामचंद्र, जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। उन्होंने रामू को नौकरी नहीं दी, बल्कि 25 रुपए महीने की स्कॉलरशिप दी, ताकि रामानुजन इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के बारे में लिख सके। धीरे धीरे उनका काम सबको बहुत पसंद आने लगा। हालांकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, उसके बावजूद उनको लोगों का सपोर्ट और अप्रिसिएशन मिला। 1912 आते आते रामू को किसी कारण की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई, तो उन्होंने मद्रास पोस्ट ट्रस्ट में क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिनकी सिफारिश रामचंद्र ने की थी, और रामू को वो जॉब मिल गई। सबसे अच्छी बात यह हुई कि उनके आसपास काम करने वाले मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग कर रहे थे। सोने पर सुहागा तब हुआ जब मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के चीफ अकाउंटेंट SN अय्यर भी ट्रेन्ड मैथमेटिशियन थे, और वो अब एक अखबार पब्लिश करते थे जिसका नाम था ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम। देखा जाए तो रामू एक सेलिब्रिटी हो गए, क्योंकि मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर CLT ग्रिफिथ भी रामू के काम में इंटरेस्टेड थे, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़कर आए थे। ग्रिफिथ ने रामू के कुछ बर्नौली नंबर्स के पेपर्स लंदन के एक प्रोफेसर MJM हिल को भेजे। ये रामू की मेहनत का ही नतीजा था, जो उन्हें ऊंचाइयों पर लेकर गया था। रामानुजन का कहना था कि सोते समय महालक्ष्मी उनके साथ बैठती थी और उन्हें मैथ्स के फॉर्मूले को सॉल्व करना सिखाती थी। सपने में उन्हें महालक्ष्मी का हाथ दिखाई पड़ता था, जिससे वो मैथ्स से रिलेटेड कुछ लिखती थी। आपको बता दें कि नामगिरी या नमक्कल महालक्ष्मी का ही नाम है। रामानुजन डेली महालक्ष्मी की पूजा करते थे। नमक्कल महालक्ष्मी रामानुजन की फैमिली की ईष्ट देवी थी। हालांकि कुछ और साइंटिस्ट का कहना है ऐसे लोगों को इंट्यूटिव जीनियस कहते हैं, जिन्हें खुद नहीं पता उनका दिमाग कैसे काम करता है, पर उन्हें उनकी फील्ड के आंसर मिल जाते हैं। जरा सोचिए, जिसे कल तक डिग्री न होने की वजह से कोई नौकरी नहीं दे रहा था, लेकिन आज उनके लिए नियम बदलकर बिना डिग्री उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था। इसलिए यदि आपके पास टैलेंट है और आपने सच में मेहनत की है, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता, बस आपको लगे रहना है। रामानुजन के आसपास की दुनिया बदल गई। अब वो धोती नहीं सूट पहना करते, पर सूट के नीचे वे इंडियन चप्पल डालते। उन्होंने वहां भी काफी मेहनत की। उनकी काबिलियत सबसे पहले GH हार्डी, जो कि कैम्ब्रिज के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने समझी। वो रामानुजन के बनाए गए सेट ऑफ क्वेश्चंस पर घंटों बैठकर चर्चा करते, और कुछ समय बाद हार्डी ने रामानुजन के साथ काम करना शुरू किया। फिर उन्हें एहसास हुआ जो वो देख रहे हैं वो रामानुजन का केवल एक पार्ट है। अभी उनके अंदर ज्ञान का एक समुद्र है। इसके बाद रामानुजन को सभी बहुत सीरियस लेने लगे। 1915 तक उनके 9 पेपर्स पब्लिश हो चुके थे। इंडियन स्टूडेंट्स को वो काफी पसंद आते। धीरे धीरे उनकी लाइफ में ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो हमेशा नकारे जाते थे। जी हां, उन्हें डिग्री मिली और फाइनली उनके नाम के आगे BA पास लगा। पर कहते हैं ना, अच्छा टाइम हमेशा अच्छा नहीं रहता। जहां अंग्रेजी हाई क्लास में नॉनवेज खाने की दावतें लगती, वहीं रामानुजन अपनी वेजिटेरियन डाइट की वजह से अपने रूम में ही खाना बनाकर खाते और काफी अकेले रहते। उनको मां का प्यार और बीवी का साथ की याद आने लगी।
वो कमजोर हो गए और तभी इंग्लैंड के कड़ाके की ठंड आई जिसका सामना रामू नहीं कर पाए। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया और कई महीने हॉस्पिटल में बिताने पड़े। उसके बाद भी अपने कल्चर और वेजिटेरियन डाइट पर टिके रहे। हालत इतनी खराब हुई कि उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। तब भी ज्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ। बड़े से बड़े फॉर्मूला सॉल्व करने वाले रामानुजन अपनी लाइफ की जंग लड़ने लगे, पर फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस वक्त उनकी बीवी जानकी 18 साल की हो गई थी। रामानुजन के आखिरी दम तक उनके साथ रहीं और उन्हीं की गोद में एक शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। श्रीनिवास रामानुजन मात्र 13 साल की एज में H.L. लोनी की लिखी बुक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके थे। साथ ही उन्होंने बहुत सारी प्रमेय यानी कि थ्योरम बनाई। फिर 17 साल की एज में उन्होंने बर्नौली नंबर्स की जांच की और दशमलव के 15 नंबर्स तक ऑयलर कांटेंट की वैल्यू खोज की थी। 1918 में उन्होंने 31 साल की एज तक मैथ्स के 120 फॉर्मूले लिखे। साथ ही अपनी रिसर्च को अंग्रेजी प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजा। गणित में अपने जीवन को खपा देने वाले महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की टीबी की बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 को मात्र 33 साल की एज में डेथ हो गई। रामानुजन से सीखने वाली चीजों में बहुत कुछ है, लेकिन एक बहुत खास है, उनकी हिम्मत। कुछ भी हो जाए, रामानुजन ने कभी अपना प्यार मैथ्स के लिए कम नहीं होने दिया। सलाम है उनके ऐसे जज्बे को और एक भारतीय होने